तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर से मिलने का मौका मिला साहित्य आज तक में, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एक तो भीड़ बहुत थी और फिर लोगों का जो हुजूम था, तो जितना मुझसे मुमकिन बन पाया मैं लोगों से मिला, आप तमाम लोगों से। हालांकि बहुत सारे आज मेल भी आए, बहुत सारे फ़ोटोज़ शायद रह गए खींचने के लिए। कोई बात नहीं, फिर बारी बारी से जब जब मौका मिलेगा। लेकिन अपनी क्राइम तक फैमिली का प्यार देखकर सच में मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और आखिर में क्राइम तक कहानी के बाद मैं इसके बारे में बात भी करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की कहानी को लेकर। पहली शुरुआत ये है कि आज दिल्ली पुलिस के सोर्सेस ने एक दावा किया। उनका कहना है कि आफ्ताब ने एक जगह बताई जंगल में ही महरौली के, और कहा कि उसने वहाँ पे भी कुछ लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। पुलिस वहाँ पर पहुँची। खोपड़ी के निचले हिस्से और कुछ और हिस्सों के कुछ टुकड़े मिले, जो दिल्ली पुलिस का कहना है। ख़ासतौर पर उसमें जबड़ा, जौ, उस जबड़े के साथ कुछ दांत भी हैं। पुलिस ने उस दांत के फोटोग्राफ्स को लेकर दिल्ली में ही एक डेंटल क्लिनिक पर पहुंची। वहाँ के डॉक्टर से उसने राय ली, पूछा ये क्या है। तो पहली नज़र में ये साफ है कि ये एक इंसानी जबड़ा है। उस दांत को देखकर एक और अंदाज़ा हुआ कि जिसका भी ये दांत है उसने रूट कैनाल कराया, उसके दांत में होल होगा। तो पुलिस ने जब ये डॉक्टर की ओपिनियन आई कि जिसका भी ये दांत है उसने रूट कैनाल कर रखा है, खासतौर पर 2 दांतों में, तो पुलिस ने श्रद्धा के बाप और भाई से इस बारे में पूछताछ की। तो पता चला कि श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल कराया था, वो भी 2 दांतों का। तो क्या ये जबड़े का हिस्सा और ये उसके साथ दांत, ये जो बरामद हुआ है, ये वाकई श्रद्धा का है? चूँकि इसमें रूट कैनाल के सबूत मिले हैं और श्रद्धा के घर वाले बता रहे हैं उसने दांतों का रूट कैनाल कराया था, तो अगर दोनों मैच कर गया, फिर डीएनए या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई तो मामला साफ। लेकिन अगर इफ़ बट हुआ, मामला नहीं मिला, साफ मैच नहीं कर पाया, तो फिर मामला वहीं जहां 9 दिन पहले से है। ये तो एक अपडेट। दूसरा, जो फॉरेंसिक साइंस लैब है दिल्ली में, रोहिणी में, जहाँ पे नार्को टेस्ट होना है आफ्ताब का। बात पहले यही थी कि मंडे को का, लेकिन वो खबर गलत थी, क्योंकि नार्को टेस्ट के लिए बड़े लंबे प्रोसीजर होते हैं। नार्को टेस्ट जहाँ होना, उस फॉरेंसिक लैब के एक डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक से बातचीत की, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने भी बात की। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, बल्कि हैरान करने वाली। उन्होंने कहा कि हम नार्को टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके परमिशन के लिए अर्जी भी आ गई दिल्ली पुलिस की कि आप करें। उनके डायरेक्टर ने इजाज़त भी दे दी कि इसको आप प्राथमिकता पे लो, जल्दी करो। लेकिन उन्हीं डिप्टी डायरेक्टर साहब ने यह भी कहा कि अभी तक उनके पास कोई फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने किसी तरह के नमूने नहीं भेजे। यानी जो हड्डियां बरामद हुई है, जहाँ आज मैं बात कर रहा हूँ जबड़े के बारे में, हालांकि 15 नवंबर को पहली बार यह खुलासा हुआ था कि जंगल से कुछ हड्डियाँ मिली हैं। आज 21 है, तो 6-7 दिन हो गए, और आज ही उनका बयान है कि अभी तक नहीं पहुँचा। तो अब सवाल ये कि 5-6 दिन तक दिल्ली पुलिस इसको अपने पास क्यों रखे हुए इस नमूने को, जबकि आप में से बहुत सारे लोग तो मेल करके पूछ रहे थे कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी। तो ये एक अजीब बात है। आपको याद होगा छावला गैंगरेप और मर्डर केस, जो मैंने कहानी भी सुनाई आपको। उसमें 2 कोर्ट ने जब फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया इसी महीने, तो यही दलील दी थी कि फॉरेंसिक एविडेंस और डीएनए के सैंपल वो मालखाने में 11 दिन तक खुले में पड़े थे, इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसलिए उन तीनों को बरी कर दिया जिन्हें 2 अदालतों ने फांसी दी थी। तो क्या श्रद्धा मर्डर केस का हश्र छावला गैंगरेप और मर्डर जैसा होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। अब खैर, इस पर दिल्ली पुलिस अभी खामोश है। लेकिन आज कुल मिला के 2 चीज़ें हुई हैं, और वो डिटेल में आज आपको बताऊंगा कि नार्को टेस्ट और उसके साथ बाकी चीज़ें क्या होंगी। पर इसको पूरी कहानी की तरह आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। होता ये है कि जब भी कोई क्राइम होता है, चाहे वो कत्ल हो, चाहे वो डकैती हो, कोई भी क्राइम, जिस जगह पे ये क्राइम होता है, यानी कि जो क्राइम सीन है, मौका या वारदात है, वहाँ से वो क्रिमिनल, वो मुजरिम कुछ लेकर जाता है और कुछ छोड़ कर जाता है। सपोज श्रद्धा केस को ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हर मुजरिम क्राइम सीन, मौका या वारदात से कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ के जाता है। अब अगर आफ्ताब और श्रद्धा केस को लेते हैं, तो आफ्ताब के बयान के हिसाब से 18 मई को उसने
उसी छतरपुर पहाड़ी इलाके के किराए के घर में श्रद्धा का कत्ल किया, फिर 2 दिन टुकड़े किए, फिर अगले 18-20 दिन तक उन टुकड़ों को बाहर फेंका। तो अब यहाँ पे ये है कि सीन ऑफ क्राइम वो घर है। तो अब मुजरिम आफ्ताब है, मान लेते हैं, अभी अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलिए मुलजिम है क्योंकि अब इल्ज़ाम है। तो अब आफ्ताब उस घर से लेके जा रहा है, क्या क्या ले जा रहा है? सबसे पहले श्रद्धा की लाश, लाश के टुकड़े, श्रद्धा के कपड़े, वो आरी जिससे उसने टुकड़े किए, इस तरह की चीज़ें, वो मोबाइल जो श्रद्धा का जिसमें डिटेल सारा था, इन सारी चीज़ों को उसने क्राइम सीन यानी मौका वारदात यानी उस घर से बाहर ले गया ताकि उसको छुपा सके, ठिकाने लगा सके, ताकि कल को उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। तो यहाँ पे आफ्ताब ने क्या किया, मौका वारदात से कुछ चीज़ अपने साथ बाहर ले गया, बाहर ले जाके उसने ठिकाने लगा दिया। अब जो बाहर ले गया और ठिकाने लगाया, ये ढूंढने का काम पुलिस का है। जैसे पुलिस अभी कर रही है, दिल्ली पुलिस लाश के टुकड़े ढूंढने हैं, मोबाइल ढूंढने हैं, श्रद्धा के कपड़े ढूंढने हैं, आरी ढूंढनी है। तो जो घर के ले जाकर बाहर मुजरिम फेंकता है, उसको ढूंढने का काम पुलिस का होता है, क्योंकि वही चीज़ें आगे चलकर सबूत बनती हैं। अब घर के ले जा, वो बाहर तो ले गया ये सारी चीज़ें, अब घर के अंदर कुछ छोड़ गया, ये दूसरी लाइन है। तो अब घर के अंदर आफ्ताब क्या छोड़ेगा, और ऐसी क्या चीज़ छोड़ेगा जो कि इतनी बार पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंचे और उसको देख ही ना पाए। तो यही फ़र्क होता है, जो बाहर ले जाता है वो अपने साथ घर से, वो तो दिखाई देता है, जैसे लाश हो, टुकड़े हों, आरी हो, मोबाइल हो, कपड़े हों। लेकिन जो मुजरिम घर के अंदर छोड़ता है वो अमूमन दिखाई नहीं देता, नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं। फिर उसे कौन देख पाएगा? उसे फॉरेंसिक टीम देख पाएगी, अपने औजार से, अपने हथियार से, अपने तरीके से। तो बाहर ले जाने वाली चीज़ पुलिस ढूंढ रही है, तो अंदर जो छोड़ गया उसे कौन ढूंढेगी? वो पुलिस नहीं ढूंढेगी, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? खून का कोई निशान, लाश के टुकड़ों का कोई अंश, कोई पसीने की बूंद, कोई कपड़े, जूते, बिस्तर, तकिया, चादर, पर्दे, फर्श, दीवार, छत, यहाँ पे कोई ऐसे निशान जो उस क्राइम के बारे में गवाही दें। तो ये ढूंढने का काम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का। तो एक मुजरिम जहाँ क्राइम करता है वहाँ से बाहर ले जाता है कुछ, और कुछ चीज़ें छोड़ देता है। बाहर ले जाने की चीज़ें पुलिस ढूंढेगी, अंदर ले जाने की चीज़ें फॉरेंसिक टीम ढूंढेगी। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, इसीलिए फॉरेंसिक है। अब मान लीजिए कि बाहर में पुलिस को कुछ नहीं मिला जो उसने बाहर ले गया अपने साथ और बाहर छोड़ा, और घर में फॉरेंसिक टीम को कुछ नहीं मिला। अभी भी जैसे इसी केस को ले लेते हैं कि बाहर आफ्ताब ने कुछ चीज़ें छोड़ी, टुकड़े, पर अभी तक कंक्रीट नहीं कह सकते हैं कि वो श्रद्धा के लाश के टुकड़े हैं, क्योंकि पुख्ता तौर पर न साबित हो तो नहीं पाया। अब मान लीजिए कि बाहर श्रद्धा के लाश के टुकड़े नहीं मिले, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और इधर घर में जो वो छोड़ गया आफ्ताब अपने सबूत, वो फॉरेंसिक टीम को नहीं मिले। तो इस सूरत में क्या होगा? क्या श्रद्धा का मर्डर केस ऐसे ही बंद हो जाएगा? क्या आफ्ताब बरी हो जाएगा? तो क्या होगा? कोई और रास्ता नहीं बचता। यहाँ पे एक तीसरा रास्ता बचता है। इतना घुमा कर इसलिए आपको समझा रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप पूरी आज समझ जाएंगे। तो फिर से बता रहा हूँ कि एक मुजरिम घर के बाहर कुछ ले जाता है, घर के अंदर छोड़ देता है, घर के बाहर पुलिस ढूंढती है, घर के अंदर फॉरेंसिक, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिला, ना बाहर मिला ना घर में मिला, जैसे ना लाश मिली ना इधर सबूत मिला। अब तीसरा रास्ता बचता है उस मुजरिम के दिमाग में घुसना। सबूत बेशक कुछ नहीं मिला, लेकिन उस जुर्म का, उस क्राइम का, उसकी हर चीज़, उसका हर राज उसके दिमाग में कैद है। जिसने जुर्म किया उसे पता है कि उसने क्या किया, कहाँ क्या चीज़ छुपाई है, कैसे मारा है, क्यों मारा है, हर सवाल के जवाब उसके दिमाग में। अब सवाल है कि उसके दिमाग को कैसे खोला जाए, उसके दिमाग को कैसे पढ़ा जाए। तो फिर यहीं पे कुछ टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक है नार्को टेस्ट। लेकिन हम सब जानते हैं कि नार्को टेस्ट होता है, बता दिया जाता है अदालत में, तो एडमिसिबल भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस भी जानती है कि नार्को टेस्ट में जो भी होगा हम अदालत में उससे कुछ साबित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अदालत नार्को टेस्ट मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती है ये भी जान लीजिए। असल में जो नार्को टेस्ट होता है वो इंसान के दिमाग को पढ़ने का एक तरीका होता है। 100% पुख्ता भी नहीं है, लेकिन है। होता यह है कि जिस इंसान का नार्को करना है, सबसे पहले तो उसकी मंजूरी, उसकी इजाज़त ज़रूरी होनी चाहिए अदालत में कि हाँ मैं तैयार हूँ। दूसरा, अदालत की भी इजाज़त होनी चाहिए। जो भी पुलिस है वो अर्जी देती है कि हम इस आदमी का दिमाग पढ़ना चाहते हैं, नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। तो अगर अदालत ने इजाज़त दे दी, अगर आरोपी ने इजाज़त दे दी, तो फिर नार्को टेस्ट का रास्ता क्लियर।
अब आप पहुंच जाइए फॉरेंसिक के पास। लेकिन उससे पहले अब जो उस केस का आईओ है, जो उस केस पे काम कर रहा है, जैसे श्रद्धा मर्डर केस पे एक इन्वेस्टिगेटिव अफसर होगा, वो सारे केस को जानता है, वो सवाल तैयार करेगा, जो जो चीज़ें नहीं मिली हैं वो एक लिस्ट तैयार करेगा। उस लिस्ट को वो एक साइकेट्रिस्ट के साथ बैठेगा, मनोवैज्ञानिक के साथ, और उससे शेयर करेगा। फिर वो दोनों मिलकर सवाल तैयार करेंगे। इसके बाद जब सवाल तैयार हो गए तो अब मान लीजिए नार्को टेस्ट शुरू हुआ। नार्को टेस्ट में करते क्या? नार्को टेस्ट में जो भी आरोपी है उसका कद, उसकी काठी, वेट, उम्र, इसको देखकर उसको एक ड्रग्स की डोज दी जाती है, दवा, मेडिसिन। ये मेडिसिन इस तरह से काम करती है कि सामने वाले को पूरी तरह बेहोश नहीं करती, लेकिन पूरी तरह होश में भी नहीं रहने देती। ये सामने वाले को पूरी तरह नींद में सुलाती नहीं है कि सो गया, बट कि पूरी तरह जगाती भी नहीं है। यानी ऐसे समझिए कि एक आदमी जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है, उसको दवा का उसके दिमाग पे ऐसा असर होता है कि वह न सो रहा है, वो न जाग रहा है, न वो बेहोश है और ना ही वो होश में है। वो नीम बेहोशी की हालत में है, मतलब आधा जाग रहा है, आधा सो रहा है, आधा बेहोश है, आधा होश में है। कहते हैं कि जब ये नीम बेहोशी की जो हालत होती है, इसमें इंसान अमूमन सच बोलता है, और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को लग रहा है कि ये तो नीम बेहोशी में भी नहीं है, अभी ज़्यादा होश में, तो फिर ड्रग्स के डोज को बढ़ाते हैं। लेकिन ड्रग्स का डोज जो बढ़ाया जाता है, आरोपी की सेहत को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, उसके मेडिकल पुराने कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया और वो बेहोशी की बजाय मर ही जाए, तो वहाँ बहुत इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो अब जब वो नीम बेहोशी की हालत में होता है, तब वही सवाल जो आईओ और साइकियाट्रिस्ट ने मिलकर तैयार किए, वो उससे दोहराया जाता है। अब वो नीम बेहोशी की हालत में जवाब दे रहा है, जवाब देता जा रहा है। अब यहाँ पे पुलिस को पकड़ना है कि वो क्या क्या चीज़ बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आफ्ताब और श्रद्धा केस पे लौटता हूँ कि आफ्ताब का नार्को हो रहा है, तो बेसिक क्या दिल्ली पुलिस जानना चाहती है जो उनके सवाल में 100% होगा। दिल्ली पुलिस को किस चीज़ की तलाश है? लाश के टुकड़ों की, हथियार की, मोबाइल की, कैसे मारा, क्यों मारा, इन सवालों के जवाब की भी तलाश है। तो वो आफ्ताब से पूछती है कि चलो तुमने लाश टोक कर दी है, टुकड़े करने के लिए आरी कहाँ से खरीदी? हो सकता है उस शॉप का नाम बता दे, और उस शॉप तक अगर पुलिस को पहुंच गई और पता चला कि हाँ यहीं से खरीदी है, तो फिर अदालत में इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास एक सबूत आ गया कि इसने ये खुलासा किया, इसलिए हम उस दुकान तक पहुँचे, मतलब ये सच बोल रहा, और इसीलिए ये दुकानदार ने वहाँ से CCTV भी मिल जाएगा वो खरीदते हुए। दूसरा, तुमने लाश के टुकड़े कहाँ फेंके? अब आफ्ताब बताया कि मैंने महरौली के जंगल पे फेंके, कि गुरुग्राम में फेंके, कि ऋषिकेश में या मुंबई में या हिमाचल में, और वहीं जाकर अगर पुलिस को वो चीज़ें मिल गई तो फिर ये भी एक सबूत हो गया कि देखिए इसने कहा था कि हमने यहाँ फेंका, और थेम उसी जगह से मिली, तो ये एक सबूत मिल गया। इसके लिए अदालत की मैं बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अदालत में सबूत चाहिए। उसी तरह से अगर वो आरी वो बता दे कि मैंने फलाने नाले में फेंके, गुरुग्राम में या जंगल में, और वहाँ से मिल गई, तो वो भी एक सबूत हो गया। तो नार्को टेस्ट आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिव अफसर को मदद करने के लिए कराया जाता है, ताकि वो जो बताए उसकी बताई हुई जगहों पर से वो सारे सबूत मिल जाएं। बस नार्को टेस्ट का काम इतना है। लेकिन नार्को टेस्ट सीधे नहीं किया जाता। अब जैसे आफ्ताब का है, बात हो रही थी कि नार्को टेस्ट आज होना है, नहीं होना, क्यों नहीं होना, उसके भी कुछ कायदे कानून है। नार्को टेस्ट से पहले एक और टेस्ट होता है, और उसका नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। अब कई लोग पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट दोनों को एक मानते हैं, है लगभग एक, थोड़ा सा फर्क है। तो अब यह कि नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों या लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों, तो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि सबसे पहले सामने वाले को उसको बताया जाता है कि देखो हम तुम्हारा ये टेस्ट कर रहे हैं, तुमको ये दे रहे हैं। एक बेस तैयार होता है पॉलीग्राफ टेस्ट से। बेस कैसे तैयार होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई ड्रग्स नहीं दी जाती, आपको बैठाया जाता है और आपके दिमाग से खेला जाता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी यही होता है, आपके कुछ मशीनें लगा दी जाती हैं, जैसे ECG कराते वक्त आपने देखा होगा, तो उसमें आपको ख़ास तौर पर पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, आपकी धड़कन कब ज़्यादा धड़क रही है, कब कम धड़क रही है, कब अचानक तेज़ धड़क रही है, इन चीज़ों से आपके सच और झूठ का पता लगाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट एक तरह से दिमागी सवाल जवाब वो पूछते हैं कि इसका चेक करते हैं कि ये कितना झूठ बोल रहा है और सच बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम शम्स है, तो वो मुझसे जानबूझ के पूछेंगे कि अच्छा तुम समीर हो, तुम्हारा नाम समीर है, तो अब मैं उस वक्त जो भी है जवाब दूंगा
उस जवाब से वो बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो शुरुआत जो होती है पॉलीग्राफ टेस्ट की वो बड़े नॉर्मल आसान क्वेश्चन से, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके बाप का नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हो, आप क्या करते हो। केस से कोई जुड़ा हुआ सवाल नहीं होगा। अब ये जो बेसिक सवाल है जो उसके बारे में है, वो सारे सवालों का जवाब दे रहा है। उससे एक मिल गया कि इसने जितनी चीज़ें कही हैं वो सब सच है। तो वो जो एक सारी मशीनें और बाकी जो लगे हुए हैं वो सब क्लियर कर रहा है कि ये बिल्कुल सच बोलता जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये होगा कि और वो मशीन भी सही काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ, मैं अपनी उम्र सही बता रहा हूँ, मैं माँ बाप का नाम सही बता रहा हूँ, काम काज के बारे में बता रहा हूँ और वो सब कुछ दिखा रहा, तो इसका मतलब है मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के पास इनके भी जवाबों की लिस्ट है। जब ये हो जाता है तब इसके बाद फिर पुलिस आती है असली केस पर। फिर उस केस के बारे में सवाल कि अच्छा तुमने श्रद्धा को क्यों मारा, कब मारा, कितने बजे मारा, किस चीज़ से मारा, मारने के बाद तुमने क्या किया, लाश के टुकड़े कहाँ फेंके, आरी कहाँ फेंकी, मोबाइल कहाँ फेंका। ये जब सवाल होते हैं तो उस दौरान में जो उसके सही जवाब हैं और इनमें से जो झूठ बोल रहा है, तो फिर पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, इन सारी चीज़ों में अचानक तब्दीली आ जाती है और फिर वहीं से ये क्लियर हो जाता है कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तो एक बार पॉलीग्राफ टेस्ट जब हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा गैप लेते हैं 2-3-4 दिनों का। मान लीजिए अगर पॉलीग्राफ टेस्ट, जैसे अभी खबर ये आई है कि आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए खुद आफ्ताब ने भी इजाज़त दे दी और कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी। नार्को की इजाज़त पहले ही दे रखी है दोनों ने, आफ्ताब ने भी, कोर्ट ने भी। तब पॉलीग्राफ टेस्ट कल परसों में हो सकता है। जैसे ही हो गया इस वीक के एंड में, फ्राइडे सैटरडे में, सैटरडे को भी अगर काम करते हैं CFSL रोहनी वाले तो वहाँ भी, और CFSL रोहनी है जहाँ पे ये टेस्ट होने हैं। तो इस हफ्ते के आखिर तक ही नार्को हो पाएगा। पहले पॉलीग्राफ होगा कल। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जब आएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो अब उसके पास एक बेस है जिनको नार्को करना है। अब वो नार्को में उन सवाल और उसके जवाब को देखेंगे जो आफ्ताब ने दिए हैं। फिर वहाँ से जिन जवाबों पर डाउट है कि यहाँ पे आफ्ताब झूठ बोल रहा है, उन जवाब को अब उससे नीम बेहोशी की हालत में वही सवाल रिपीट किए जाएंगे कि होश व हवास, बिना किसी ड्रग्स के असर के, बिना किसी और चीज़ के उसने ये जवाब दिया है, लेकिन अब वो नीम बेहोशी में है, उसको ड्रग्स दी गई है। अब उससे सवाल जवाब हो रहा है, अब नार्को टेस्ट चल रहा है। तो वो जो उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो कुछ जवाब दिया, अब वो नार्को टेस्ट में जवाब दे रहा, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ अगर वो बोलता है मेरा नाम आफ्ताब अमीन है और वहाँ बोलता है मेरा नाम मेहताब अमीन है, तो गड़बड़ हो गया। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर है। तो इन दोनों सवाल और उसके जवाब अब नार्को टेस्ट से मैच किए जाएंगे और वहीं पे नार्को टेस्ट में, और इन सवालों की अहमियत इसलिए है कि यहाँ जहाँ जहाँ डाउट होगा वो नार्को टेस्ट में पूछा जाएगा। फिर वहाँ से एक बेस पता चलेगा कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और फिर वो रिपोर्ट। अब मान लीजिए आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, नार्को भी हो गया, और ये दोनों चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस को श्रद्धा को मुर्दा करार देने के लिए सबूत चाहिए, लाश के टुकड़े चाहिए, हथियार चाहिए। तो हो सकता है नार्को टेस्ट में आफ्ताब ये उगल दे और बता दे कि मैंने आरी वहाँ छुपाई है, लाश के टुकड़े वहाँ फेंके हैं, सर इधर फेंका है। और अगर उसके इस नार्को टेस्ट के खुलासे पर उन जगहों से पुलिस वो चीज़ बरामद कर लेती है, तो फिर पुलिस का काम आसान, आफ्ताब का केस टफ, फिर तो सज़ा होनी ही होनी है। अब मान लीजिए नार्को टेस्ट में वो बाकी सारी बातें तो करता है कि श्रद्धा से मैंने लड़ाई की, श्रद्धा ये थी, श्रद्धा का मैंने कत्ल भी किया। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि अगर उसने नार्को टेस्ट में ये कह दिया कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा है, लेकिन वो नार्को टेस्ट में ये ना बताए कि मैंने कहाँ लाश के टुकड़े फेंके, मैंने हथियार कहाँ से ख़रीदे, हथियार कहाँ फेंके, यानी कोई सबूत पुलिस को न दे, तो फिर उसका इस नार्को टेस्ट में इकबालिया बयान, इकबालिया जुर्म कि हाँ मैंने श्रद्धा का कत्ल किया है, ये कोर्ट में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में दलील दी जाएगी कि ये होश में नहीं था, ड्रग्स के नशे में था और इसलिए उसने ऐसा बोला। और वो खुद भी कोर्ट में अगर खड़ा होके या तो स्टैंड रहे कि हाँ मैंने मारा है और वो पलट जाए तो फिर मतलब नहीं। इसीलिए नार्को टेस्ट में अगर वो एक्सेप्ट करता कि मैंने कत्ल किया है, कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर नार्को टेस्ट में वो कहे कि ये आरी यहाँ फलाने जगह पे उस ढक्कन के नीचे रखी और वहीं से मिल जाए, तो फिर वो गया। तो नार्को टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है पुलिस को सबूत ढूंढवाने में। हालांकि नार्को टेस्ट के इतिहास के लिए सिर्फ 2-3 नाम लेता हूँ आपको। तेलगी स्कैम आपको याद होगा, कहानी मैंने सुनाई इसी में। अबू सालेम याद होगा आपको, आरुषि मर्डर केस, जो उसमें कृष्णा से लेके 3-4 नौकरों का सबका टेस्ट हुआ था नार्को। ये सब नार्को टेस्ट की नाकामी के सबूत के केस हैं। तेलगी स्कैम में उसने जो भी बोला सब झूठ था। अबू सालेम तो उसके बारे में तो ये है कि पता नहीं उसका नार्को कैसे हुआ,
वो जितना झूठ बिना नार्को के बोलता था, नार्को जब उसका टेस्ट हुआ उससे ज़्यादा झूठ बोल रहा था। मतलब उस नार्को टेस्ट के दौरान तो उसने ये भी कह दिया था, जो मोनिका जिसको लेकर साथ में लाया गया था लिब्जन से, पुर्तगाल से, अबू सलेम के साथ, जिसके बारे में कि उसने शादी की, नार्को टेस्ट में तो उसने साफ मोनिका को ही पहचानने से इनकार कर दिया। जब उससे पूछा गया कि अच्छा आप मोनिका आपकी वाइफ है, आपको जानते, तो बोलता है कौन मोनिका, मैं नहीं जानता किसी मोनिका को। तो ये नार्को टेस्ट का भी रिजल्ट है। आरुषि केस में जो पूरा नार्को हुआ था वो कहीं केस को किसी डायरेक्शन में नहीं ले गया। तो नार्को से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये 3 बड़े केसेस आपको बता दिए, तेलगी से लेकर अबू सलेम और आरुषि, और ऐसे न जाने कितने केस हैं। लेकिन हाँ, अगर नार्को से सबूत मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। तो फिलहाल इस हफ्ते तक कोई खुलासा होने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो अब नए दावे किए गए हैं, हो सकता है इसमें एक और चीज़ भी बता रहा हूँ कि ये जो हड्डियाँ और ये बाकी चीज़ें कि अब तक फॉरेंसिक लैब नहीं भेजी गई और रोहिणी एफएसएल ने मना किया है, तो दिल्ली में एक और भी है, CFSL भी है, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब। तो हो सकता है कि नार्को टेस्ट और आपका पॉलीग्राफ टेस्ट तो हो रोहिणी के FSL में, फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक साइंस लैब में, और उसकी जो सबूत मिल रहे हैं हड्डियाँ वड्डियाँ, इनकी CFSL में हो सकता है कि जांच हो। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस को इंतज़ार वाकई नार्को का है, और सिर्फ धड़कते दिलों के साथ इस वजह से कि इस नार्को टेस्ट के दौरान एक बार बस वो नीम बेहोशी की हालत में मुंह खोल दे, जो अब तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में रह के 9 दिन से सच नहीं बोला है, एक बार बता दे उसने लाश के टुकड़े कहाँ फेंके, हथियार कहाँ फेंके, मोबाइल कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, और वो उसके इस बयान पे मिल जाए, तो फिर पुलिस इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा देगी। और अगर नार्को से भी कुछ नहीं निकला, जो सबूत के नाम पर अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई उसमें कुछ नहीं निकला, तो फिर डर इस बात का है कि वही जो 2011 का आपको केस सुनाया वैसा ना हो, जो छावला गैंगरेप और मर्डर केस है कि इसका अंजाम भी वैसा ना हो। पर दुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि श्रद्धा को इंसाफ मिलने चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। साहित्य आज तक के बारे में बात करूं उससे पहले कुछ लोगों को ज़रा वही सिलसिला। आज ओम प्रकाश लांबा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ओम प्रकाश जी। साथ ही नशित अख्तर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नशित। रितेश गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रितेश। साथ ही हैप्पी बर्थडे मोहित, आयुष ने भेजा है। इसके अलावा जोहिरल इस्लाम अली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जोहिरल। आफरीन खातून, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफरीन जी। और ये मोहम्मद इकबाल, इनकी वाइफ है, हालांकि इनका 19 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 19 को, शायद मैं जंगल में था इसलिए। लकी मालवीय, इनका भी 19 तारीख को बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लकी जी। साथ ही वरुण कुशवाहा, इनका भी 19 को था, तो हैप्पी बर्थडे वरुण। और ये मनोज कुशवाहा जी के बेटे हैं। साथ ही शौर्या, इनका भी बर्थडे 19 को ही था, तो हैप्पी बर्थडे शौर्या। और ये शैलेश पटेल जी के बेटे हैं। बालकृष्ण चौधरी, इनका भी बर्थडे 19 को था, तो हैप्पी बर्थडे बालकृष्ण जी। साथ ही इसके अलावा जो है अलशिफा रानी, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अलशिफा। और ये शाकिर मंसूरी की बिटिया हैं। साथ ही कीजंग वोंगमू मिजी जी और दोरजी जेरिंग मिजी जी, अरुणाचल प्रदेश से, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है आज। आप दोनों को मिस्टर एंड मिसेस मिजी जी बहुत बहुत मुबारक, बधाई। इसके अलावा मैथिली थापा और आशीष वर्मा नेपाल से हैं, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और उज्जवल राजीव ने भेजा है। बहुत सारे लोगों ने साहित्य की बात की आखिर में, पहले उससे पहले कुछ और चीज़ पढ़ लूँ। अच्छा, इसके अलावा आलिशा हसन, BS जिंदल, सुभाष द्विवेदी, हेमंत अजाबे, मनोज चौरसिया, कुमार, अरुण, राशिद, तमाम लोगों के सवाल जो है इसी श्रद्धा केस से जुड़े हुए थे कि जांच कहाँ पहुंची। इसमें ज़्यादा तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आएगी, तो मैंने बताया कि अभी तो वो जांच ही के लिए नहीं पहुंची है। और कई लोगों ने पूछा कि अगर सबूत ना मिले तो उस केस का क्या होगा, ये भी मैंने कहानी में सुना दी। तो आप लोगों के सारे जवाब भी आज कहानी में मिल गए होंगे। इसके अलावा नरेश सिंह है, रमेश चौहान है, इन्होंने कल लिखा, कल फिर इसी पे आता हूँ, अभी बाद में साहित्य आज तक राहत इंदौरी जी। किरण चौहान है, इन्होंने लिखा कि श्रद्धा की PM रिपोर्ट आ गई क्या। तो किरण चौहान जी, श्रद्धा की तो लाश ही नहीं मिली, तो पोस्टमार्टम कैसे होगा। जब लाश नहीं है तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, और जब पोस्टमार्टम नहीं है तो फिर रिपोर्ट नहीं आ सकती। श्रद्धा की लाश की पोस्टमार्टम नहीं हो सकती। चित्रा गांधी जी, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है आपका बेटा ठीक होगा। रवि कुमार, थैंक यू सो मच।
ये मेरठ से आए थे कल फ़ोटो लेने। इसके अलावा राजकुमार, थैंक यू सो मच एम आपका। सनी कोरी जी एक कहानी की फरमाइश की है। वैभव कामले जी, और इन्होंने एक कहानी भेजी है, मैं ज़रूर उस पर बात करता हूँ आपसे। कमलेश, और इन्होंने सुरेंद्र मोहन पाठक जी का इंटरव्यू देखा है, साथ में प्रीति नरोले जी, थैंक यू सो मच आपके। सुरेंद्र मोहन पाठक जी वाकई एक बड़ी हस्ती हैं। चांता कुमार जी, थैंक यू सो मच, यूएसए से हैं, शायद न्यू जर्सी से, कभी आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। इसके अलावा गुरविंदर सिंह, ये भी यूएसए से, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। प्रीति शर्मा, साहित्य में मुलाकात के लिए थैंक यू सो मच, भीड़ इतनी थी। अब आते हैं साहित्य आज तक पे। तो 3 दिन से वहीं था, हालांकि इस दौरान में श्रद्धा केस की वजह से मुझे जंगल की तरफ भी भागना पड़ा था। तो पहले दिन सुरेंद्र मोहन पाठक जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा। कल कुमार विश्वास को वो मुशायरा करना था, कुमार विश्वास आए नहीं, किसी वजह से गला ख़राब था या क्या था, तो उस मुशायरे की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई राहत इंदौरी साहब की याद में। और उसमें तमाम बड़े डॉक्टर वसीम बरेलवी, नवाज देवबंदी, शीन काफ निज़ाम, राजेश रेड्डी, राहत इंदौरी साहब के बेटे सतलज, तो ये तमाम लोग थे। और मुझे अपनी क्राइम तक फैमिली मेम्बर से मिलकर सच में खुशी हुई। हालांकि मैं माफ़ी भी चाहता हूँ जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि एक तो भीड़ काफ़ी थी, और दूसरा ये जो सेल्फ़ी और बाकी चीज़ें हैं, तो इसमें आप भीड़ में घिर जाते हैं। तो ऑफिस की तरफ से कुछ इंतज़ाम भी था कि किसी को कुछ चोट ना लगे, किसी को कुछ भगदड़ ना मचे, तो उस वजह से कई बाउंसर भी होंगे, और अगर उनकी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई तो उसके लिए भी माफ़ी। लेकिन एक वादा है कि जब जब आप लोग जहाँ जहाँ होंगे और जब भी मौका मिलेगा ज़रूर मुलाकात करेंगे। और आप लोगों के इस प्यार को देखकर मैं बहुत ही गदगद भी हो गया। और मुझे ये भी पता चला कल ही खुशी, कल इत्तेफाक से मैं वहाँ था, तो मुशायरे के बाद शो था बी प्राक का, जो सिंगर बहुत अच्छे हैं, तो इत्तेफाक से वहीं फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो हमारे चंडीगढ़ के कुली के सत्येंद्र चौहान, उन्होंने बताया कि बी प्राक जी कहानियाँ सुनते हैं और एक बार आप मिल लो। तो हम लोगों मिले, बात की, तो पहला सवाल था छूटते उनका कि आप ये जो कहानी सुनाते हैं ये सब सच होती है? तो मैंने कहा बिल्कुल सच होती है, और मैं मतलब क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो जो क्राइम होगी वही सुनाऊंगा। फिर उन्होंने भूत प्रेत की कहा कि जितनी कहानियाँ आपने सुनाई है वो सच है। उस पर एक बाकायदा एक अलाइना या अलीनिया यूएस या विदेश का केस था। तो मैंने कहा हाँ, वो भी उसमें जो FIR दर्ज थी। तो मुझे खुशी हुई। इससे पहले यो हनी सिंह भी मिले थे, तो यही कह रहे थे तो कि ये तमाम सिंगर लोग भी जो है म्यूज़िक और संगीत से हटकर जुर्म की दुनिया की खबरों पे भी नज़र रखते हैं, तो अच्छा लगता है। जो हमारे शायर हैं वो भी सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। और बाकी जो क्राइम तक फैमिली मेम्बर है उनका तो दिल से शुक्रिया। बस आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। और जो भी कल जिन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, सेल्फ़ी नहीं हो पाई, उनसे वादा है कि जब मौका मिलेगा ज़रूर होगा ये। और अगर कोई तकलीफ़ हुई और आप लोगों में से बहुत लोगों ने आकर इंतज़ार किया, ना मिल पाया, उसके लिए भी दिल से माफ़ी। जैसे कई लोग थे, एक ने कहा कि मैं मेरठ से था, सुबह से रात तक वहीं था। खैर इनकी मुलाकात हो गई थी मेरी, इन्होंने आज मेल भी भेजा, पर बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाई थी, पर कभी ना कभी ज़रूर होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।